अब भारतीय साहित्य मंच के इस मंच पर मैं आप सभी उपस्थित उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू की है कि अपने कवि को पहचाने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी, जो कानपुर से हमारे साथ विद्यमान है, विराजमान है। उनको हमने प्रथम अवसर इस कार्यक्रम के लिए दिया है और उन्होंने अपनी सहमति भी हमें प्रदान करी सबसे पहले इस कार्यक्रम में आने की, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को हमने तीन श्रेणियों में रखा है, तीन लिंक इसमें रहेंगे। प्रथम लिंक में हम अपने कवि का जीवन परिचय जानेंगे, उनके जीवन से संबंधित बातों को हम सुनेंगे। और द्वितीय चरण में हम लोग उनके साहित्यिक जीवन की जो यात्रा है उस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरे चरण में उनसे उनकी रचनाओं को, जो उनकी बहुत ही, जो वो हमें अपनी रचनाएं सुनाना चाहते हैं, जो उनकी अच्छी रचनाएं हैं जो वो हमें सुना सकें, वो हम उनसे सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले चरण की शुरुआत करते हैं। तो आदरणीय जी, स्वागत है आपका। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के बारे में, आपका जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, किस स्थान से शुरुआत हुई, आप हमें बताने का कृपा करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इस आपने नए कार्यक्रम में मुझे प्रथम अवसर दिया है। पहले से कुछ और लोग होते तो मुझको भी अनुभव होता कि कैसे चलना है। फिर भी जी। मैं, अवस्थी जी नमस्कार। तो आप मेरा जीवन परिचय जानना चाहते हैं तो नाम से मेरे परिचित हैं आप। नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं। त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक मेरा नाम है, चातक पेन नेम है। और मेरा जन्म, वास्तविक जन्म 17 नवंबर 1951 को हुआ। जी। तिथि थी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। वाह, और बड़ा ही शुभ दिन है। बहुत मेरे शुभ। शायद वाह। हाँ, इसीलिए शायद मेरे माता पिता जी ने मेरा नाम, जो घर का नाम है, आज भी हमारे जो बड़े हमसे लोग हैं या गांव के लोग हैं, गोपाल कह के बुलाते हैं। मेरा उपनाम गांव का जो है पहले है, वो गोपाल अच्छा। है। बहुत सुंदर। समझे? बहुत सुंदर। हाँ, तो वो रहा। और उसी अपने गांव की मातृभूमि की रज में खेला बड़ा हुआ, लोटा चलता रहा। प्रारंभिक शिक्षा तो घर में जैसे पढ़ाया जाता वैसे हुई। फिर गांव में एक छोटा स्कूल था, एक थे गया प्रसाद अवस्थी जी, बूढ़े थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, अकेले रहते थे। वो एक स्कूल चलाते थे, प्राइवेट स्कूल जिसको कह लीजिए। और उस समय 1 रुपया फीस लेते थे। ये सन 58-59 की बात होगी, जी। 57-58-59 की। तो हमारे बाबा ने वहीं भर्ती करा दिया। तो वो लकड़ी की पार्टी होती थी, अगर आप जानते हो। जी, बिल्कुल और बिल्कुल। खड़िया, चाक खड़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करते थे, उसको हाथ में हमारे पकड़ के, अपने हाथ से पकड़ के, ऐसे पकड़ा के अपने हाथ से उसमें आ आ ए का ये सब लिखवाते थे। और धीरे धीरे लिखते गए। और जब कहीं कहीं गलती होती थी, वो एक इतनी बड़ी छड़ी रखते थे, पतली पतली, और जीभ निकाल के सर से मारते थे। लेकिन जी। इसमें इतना स्नेह था कि कभी घर में शिकायत करने की हिम्मत नहीं पड़ी। जी। और अगर किसी दिन पढ़ने नहीं गए तो शाम को वो घर आ जाते थे हमारे बाबा के पास कि ककुआ आज पढ़े नहीं गई। तो पूछते थे, या वाह। जो सकारण हुआ बता दिया। ये चलता रहा। और उसके बाद बड़ा निर्द्वंद जीवन रहा वो। खेलना, खाना, कूदना, घर का छोटा मोटा काम निपटाना, यही था। तो चलता रहा। और स्कूल से आने के बाद तो फिर अपने सहपाठियों के साथ खेलना कूदना, यही चलता रहा।
और फिर वहां से निकल करके फिर हमको लगता है 8-9 साल की उम्र में मेरा एक प्राइमरी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में हुआ करते थे, उसमें मेरा एडमिशन कराया गया और फिर मैं वहां से पढ़ने लगा। वहां के जो मुंशी जी कहे जाते थे, जो हेड मास्टर थे, प्राय गांव के आसपास के ही लोग हुआ करते थे, वही बड़ा स्नेह देते थे। और कक्षा 5 तक प्राइमरी से किया, फिर वहीं गांव के ही जूनियर हाई स्कूल के कक्षा 8 पास किया मैंने। और 1968 संभवतः 68 रहा होगा, मैंने कानपुर में 9th में एडमिशन ले लिया। हेलो, आवाज मेरी जी आ जी रही कि जी नहीं आ रही जी आप लोग? जी, आ रही है, आ रही अच्छा, तो ये मैंने आ वहां रही है। एडमिशन, ठीक, मैंने वहां एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेकर के पढ़ते रहे। लेकिन गांव का भाई साहब मोह नहीं छूट पाया, जिसको कहते हैं होम सिकनेस, है। वो गांव का मोह नहीं छूट पाया। तो मैं सुबह साइकिल से, 18 किलोमीटर मेरे गांव से कानपुर है, उन्नाव जी जिले में मेरा गांव पड़ता है। जी और आपको जानकर खुशी होगी, जहां चंद्रशेखर आजाद का गांव कहा जाता है बदरका, जी। ठीक उसके बगल में मेरा गांव है। वाह। तो मैं सुबह साइकिल से आ जाता था और शाम को चला जाता था, फिर अपने साथी संगियों के साथ खेला करता था। एक जिम्मेदारी और थी कि घर में हमारे हमारे बाबा और पिताजी को शौक था घर में जानवरों को रखने का। तो 2 भैंस थी, 2 वाह। गायें थी, तो उनका चारा करना, पानी देना, शाम को दुहना, सुबह दुहना, सुबह उनका सारा काम करना, ये करके सब निपटा के तब मैं स्कूल जाता था, कानपुर आता था और पढ़ाई करने के बाद फिर लौट जाता था। यद्यपि पिताजी उस समय अकेले अकाउंटेंट थे प्राइवेट फर्मों में, उस समय तो वही लोग हुआ करते थे, तो वो कानपुर में रहते थे, तो कभी कभी उनके यहाँ अगर रुक गया तो रुक गया, नहीं तो मैं प्रयास चला जाता था। जी इस तरह मैंने हाई स्कूल कर लिया। हाई स्कूल तक तो कोई बात नहीं थी। इंटर में जब पहुंचा तो हमारे ईश्वर के अनुकंपा से कुछ दोस्त ऐसे मिले जिनको कुछ तुकबंदियों का शौक था, हमको भी था। तुकबंदियों का शौक हमको इसलिए था कि उस जमाने में न तो रेडियो था, न कोई मनोरंजन के अन्य साधन थे। लोग, हमारे बाबा गाने बजाने के शौकीन थे, तो उनकी एक टोली हुआ करती थी 10-12 लोगों की, 2-3 गांवों के मिलके। तो साप्ताहिक रूप से कभी हमारे यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ भजन हुआ करते थे, हारमोनियम, ढोलक, मंजीरे में। तो भी हम लोग सुनते सुनते भाई, बैठते थे सुनते थे, तो भजन लिखने का हमको शुरू हो गया, कभी कभी लिखते थे। हालांकि मुझे न मात्रा का ज्ञान था, न वर्ण का ज्ञान था, कुछ नहीं था, लेकिन चलता रहा इस तरह। तो वहां से एक, ये कह सकते हैं, बीज एक पड़ा। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए तो गांवों में प्राय अंताक्षरियां हुआ करती थी, आपको मालूम हो। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो हम दोस्तों के साथ बैठा करते थे, कभी किसी के दरवाजे, कभी नहीं तो सड़क पर किसी पुलिया पर बैठ गए, वही हंसी मजाक चल रही, तो अंताक्षरियां होती थी। स्कूलों में होती थी। जब नहीं कुछ आता था तो मैं जवानी ऐसे ही कुछ बोल जाता था, लोग उसमें कहते आप नहीं, आप धोखा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा है, ऐसा है। तो अब ये भी आप कह लीजिए कि ये अंकुरण था उसका, या भीतर एक कोष पैदा हो रहा था। इस तरह चलता रहा। इंटर में जब पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ लिखा जाए, तो हम लोग लिखने लगे। तो वहां पर एक अध्यापक मिले, श्री चंद्रेश गुप्त, बहुत जल्दी वो एक्सपायर भी कर गए बेचारे। वो दुकान पे लिखते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग लिखते रहिए और लिखते जाइए, फाड़ते जाइए। हमने कहा तो फिर फायदा क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, आप लिखते जाइए, फाड़ते जाइए, फिर दोबारा लिखिए उसी चीज को। तो ये क्रम चलता रहा बहुत दिन तक। फिर हमारा जो चातक नाम है, मेरे इंटर के एक साथी हैं, श्रीकांत मिश्र। तो आदरणीय वो, जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपके साहित्यिक जीवन की बातें हम अगले चरण में सुनेंगे। यहाँ सिर्फ अच्छा अच्छा। अपने बारे में बताइए। जी तो यही है कि बस हम रहा, और गांव में खेलना कूदना। और उस समय न तो क्रिकेट था, न फुटबॉल था। वॉलीबॉल भी वहां हम समझते हैं कि सन
70-71 के बाद हम लोग वहां खेले हैं गांव में। नहीं तो कबड्डी, गुल्ली डंडा, या वो पेड़ पे चढ़ने वाला एक लब्बा होता था, हमारे यहाँ लब्बा कहते थे, बाकी आप यहाँ क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता। जी, ये जी। सब खेल चला करते थे। और उस समय एक खेल और कंचा खेले जाते थे। कंचा आप जानते हैं ना? कंचा, बिल्कुल, हमने भी खेला कंचा है। बहुत खेला। हाँ। हमने और भी खेला। अब तो नहीं कह सकते, नहीं, मेरे पास कम से कम एक बोरी कंचे जीते हुए रखे थे। अरे बाप रे! और उस समय मैं पूरे क्षेत्र में दो दो चार गांवों का मुझे लोग कंचा में चैंपियन कहते थे। और मैं, हाँ, ऐसे नहीं खेलता था, मैं ऐसे वाला खेलता था जो ऐसे डाले जाते थे वो जी। कंचे। तो इस तरह चलता रहा फिर। और एक बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हुई सन 1971 या 72 में। जी, गर्मी के दिन थे और पानी का अभाव हो गया गांव में चारों तरफ। केवल मेरे गांव का, बिल्कुल गांव से सटा एक तालाब था, उसमें पानी था, नीचे कीचड़। तो प्रायः भैंस वैंस को ले जाकर उसमें नहलाना कराना, दोपहर में ले गए। अगल बगल के गांव के भी लोग कुछ अपने जानवर बैल गाय लेकर के आते थे वहीं। जी, तो मैं भी गया उसमें। मैं तैरना नहीं जानता था, तो मैंने सोचा लाओ, इसमें पानी ज्यादा तो है नहीं, तैरना सीख लें। जी। लेकिन अब तैराए कौन? तो एक लड़का था, हम उम्र ही था, तो अपने बैल को पकड़ के उसका रस्सी, और उसमें तैरा रहा था। तो मैंने बैल की पूंछ पकड़ ली पीछे से, और जी। बैल, और एक रस्सी एक लकड़ी हम भी हाथ लिए थे, और वो बैल की पूंछ पकड़े पकड़े पीछे चले जा रहे थे। आधे तालाब पार कर गए, बीच में फंस गए। तो उसने क्या किया, बैल के मुंह पर लकड़ी मार दी। ओह! तो बैल का मुंह चला गया पानी के अंदर। तो वो भी काफी डूबने लगा, और उसने पैर मार दिए। हम छूट गया हाथ से हमारी उसकी पूंछ। ओह! और जब पूंछ छूट गई तो हम भी उसमें डूब गए गप से। बार बार नीचे जाए, बार बार ऊपर आवे, लेकिन जो हाथ में लकड़ी थी वो हम ऊपर ऐसे किए हुए थे। और जो अन्य लड़के थे वो समझ रहे थे ये मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो हुँ, सब हुँ। हंस रहे थे। लेकिन मेरे गांव का एक यादव था, मेरे परिवार से काफी उसके निकट संबंध थे। वो वहीं मड़नी मार रहा था। मड़नी जान रहे हैं ना आप? फसल में जब खलिहान में रखी होती है, जी। तो उसको जो बैल से मारते हैं, जी, जी, जी। मड़नी मार रहा हाँ, था समझ गया फसल जी। है ना। उसने देखा। तो वहां हम लोगों को लोग गुरु कहते थे, ब्राह्मण के नाते गुरु। तो उसने वहां से चिल्लाया कि अरे गुरु डूब रहे हैं। हुँ। और वो जो चाबुक लिए था अपनी, वो लेकर के सीधे कूद गया और मुझको पकड़ लिया, मैंने उसको पकड़ लिया। तो उसने देखा कि हम भी डूब जाएंगे, उसने मुझको धक्का दे दिया। फिर हम चले गए, तो हमने तुरंत मन में आया कि अब तो गए। खैर फिर उसने किसी तरह पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। बड़ी देर, आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहे वहां। और हमने कहा भैया, और अगल बगल के, तुम गांव किनारे था, सब औरतें औरतें सब देखने लगी। हमने कहा भैया घर में मेरे मत कहना, नहीं तो मैं घर में रह नहीं पाऊंगा। खैर अच्छा। चले गए, कोई बात नहीं। उस दिन तो नहीं पता चला, लेकिन ऐसी बातें, खैर खून खांसी खुशी, बैर हुँ। प्रीत मतवान कहाँ छिपती हैं। तो धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन खबर हो गई। अब उसके बाद मेरी खबर ली गई। और उस दिन से भाई साहब मैं पानी से बहुत डरने लगा। अच्छा। जल्दी मैं नहीं जाता हूँ हुँ, हुँ, हुँ। ये। तो उसके बाद फिर पढ़ाई चलने लगी, लेकिन गांव का मोह नहीं छूटा। शाम को आते थे, फिर वॉलीबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, यही सब चलता रहा है। और थोड़ा अपने बाबा जब तक हमारे थे तब तक तो उनकी सेवा में भी लगा रहा, काफी वृद्ध थे। और उनके बाद तो फिर घर की जिम्मेदारी आई गई है। इस तरह चलता रहा है। और उसके बाद तो आगे फिर पढ़ाई हुई। मैं इंटर किया मैंने 1970 में। जी। और उस समय मेरे 10-12 साथी थे जो खास थे। उसमें आज जिनसे मेरा परिचय है इस समय, केवल हमको मिला के 3 लोग हैं ऐसे जिनसे हमारा आज भी फोन से बातचीत हो जी। जाती, बाकी किसी का पता नहीं है। यद्यप मैंने बहुत प्रयास किया कि लोग मिल जाएं, कहीं पुराने यादें ताजा हो जाएं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं।
फिर उसके बाद मैं बीए में गया। तो बीए में जब गया तो मैं थोड़ा हष्ट पुष्ट था गांव में। हाँ, एक बात और, गांव में हमारे उस समय पहलवानी का बड़ा क्रेज था, जी बहुत। और दंड बैठक में हम लोग बहुत करते थे। वो मुगदर आते थे, मुगदर जानते हैं, जी मुगदर जी जी लकड़ी के जी होते हैं। जी बिल्कुल। वो वो भी खूब घुमाए हमने। अच्छा। और दंगलों में एक आध कुश्तियां भी लड़ी। क्या तो बात। गांव में हमारे, जैसे गांव में अगर 100 घर हैं तो कम से कम 4 अखाड़े थे उनके बीच में। और शाम सुबह उसमें जोर होता था, कुश्ती लोग आपस में लड़ते थे, वहीं दंड बैठक करते थे। ये भी शौक था। तो इस तरह चलता रहा दंगल। प्राय उस समय बहुत दंगल हुआ करते थे। हम चुपके चुपके घर से कभी कभी चोरी चोरी जाके दंगल देखने चले जाते थे। घर में जब आते थे तो डांट पड़ती थी। जी जी जी। तो इसी इसी तरह सब चलता रहा। फिर जब आगे बढ़े जी तो मैं बीए में पहुंचा। अच्छा, चूंकि हृष्ट पुष्ट था, और जब मैं एडमिशन लेने पहुंचा डीएवी कॉलेज में, तो वहां पर एक बड़े सख्त थे, अनुशासन के बड़े प्रिय थे, पंडित विद्याधर मिश्र। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने मेरा फॉर्म उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा मैं आपका एडमिशन, तुम्हारा एडमिशन नहीं ले सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम देखने में गुंडा लगते हो। अच्छा। हाँ हाँ, उन्होंने कहा देखने में गुंडा लगते हो, मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा ठीक। अच्छा, मैं जिस कॉलेज में इंटर में पढ़ता था, वो जी। प्रिंसिपल साहब व्यक्तिगत हमको बहुत जानते थे, तो बड़ा प्यार करते थे। मैंने वो फार्म ला करके उनकी टेबल पे रख दिया ऐसे ही। कहन क्या है? हमने कहा सर वहां गए थे और उन्होंने हमारा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा गुंडा लगते हो, तो हंसने लगे। तो उन्होंने उसी समय, तब मोबाइल मोबाइल तो था नहीं, वही फोन थे, तो उन्होंने अपना फोन उठाया उनको। उन्होंने कहा दादा, अरे ये इस्लाम का लड़का आया था, ये तो बहुत सीधा है, इसका स्वास्थ्य ही ऐसा है, क्या करेंगे आप इसको ऐसा कह के किए? तो वो भी हंसने लगे, कहने अच्छा उसको भेज दो। जी। हमसे उन्होंने कहा तुम चले जाओ। फिर मैं भाग के गया और मेरा वहां एडमिशन हुआ। वाह। और बड़े आराम से रहा। हमारे वहां जहां जितने जो लेक्चरर्स प्रोफेसर्स थे, मुझे बड़ा उनका स्नेह मिला। और छात्रों से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। मैं 2 वर्ष हिंदी साहित्य समिति का सेक्रेटरी रहा डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग में। जी और जब एमए में पहुंचा, सेक्रेटरी होता है और उसका जो अध्यक्ष नहीं होता था, ऑफिसर इंचार्ज है, प्रोफेसर इंचार्ज हुआ करते थे। वो एक विद्यार्थी जी थे। और फिर 2 साल में एमए में जब गया तो मैं वहाँ हिंदी साहित्य परिषद का उपाध्यक्ष रहा। जी। अध्यक्ष हुआ करते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो अध्यक्ष रहा करते थे। और इसी तरह सब चलता रहा, सबसे मेल जोल रहा। बाकी उसमें अब लोगों से कैसे क्या परिचय हुआ साहित्यिक, ये सब अगले उसमें बताएंगे। फिलहाल ये है। और कुछ व्यक्तिगत पूछें तो मैं बताऊं। जी, बहुत ही इस, मनोरंजक इस बीच रोचक में बातें आपने अपने जीवन के बारे में बताई, बड़ा आनंद आया। अब आपसे मैं इस छोटी बीच छोटी में और बातें। जी जी हाँ, जी। इस बीच में और बताऊं, जैसे मैं एमए करके जब निकला तो हमारे एक संस्कृत विभाग में एक थे, डॉक्टर शिवबालक द्विवेदी। बड़ा प्रसिद्ध नाम था। बाद में हेड डिपार्टमेंट हुए, फिर वहाँ फर्रुखाबाद के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। अभी 6 महीने पहले उनका देहावसान हो गया। उनसे, वो हमसे उम्र में 4-5 साल बड़े रहे होंगे। उनसे हमारे मित्रवत संबंध थे। तो रोज उनके घर मेरा जाना, कभी कभी वो आ जाते थे। तब मैं कानपुर में टिकने लगा था। उनके साथ मैंने एक संस्कृत हिंदी भाषा विज्ञान की एक पुस्तक लिखी, अच्छा। नोट्स बना करके। तो मैंने कहा मुझको कौन जानेगा? तो उन्होंने कहा अच्छा, लिखना चाहे तो लिखो, सहयोग हम करेंगे और मेरा संपादक में नाम डाल दिया जाएगा। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा और आपको दूंगा, आप उसको सुधार करके सब कर दीजिए। तो यही चलता रहा, वो किया मैंने और छप गई। भारतीय प्रकाशन चौक कानपुर से प्रकाशित हुई। मेरे पास उसकी प्रतियां थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज मेरे पास एक भी प्रति नहीं है। मैं बीच में गया था उनके पास अभी 2 साल पहले, डॉक्टर द्विवेदी जी के पास, एक आध प्रति हो तो दे दीजिए यादगार के लिए। तो उन्होंने काफी खोजा, उन्होंने मिली नहीं उनको। और प्रकाशक के यहाँ मैं गया तो प्रकाशक वो बदल चुका है भाई, नहीं उसके लड़के बच्चे नाती पोते हैं, सब बदल गया। उसके बाद अब भाई बिना नौकरी के तो कुछ होता नहीं। तो उस समय एक प्राइवेट फर्म में मैं नौकरी करने लगा लाटूस रोड पर। एमए का रिजल्ट आया उसके बाद से ही। बड़े अच्छे लोग थे।
बड़ा सम्मान देते थे। और वहीं से बैठे बैठे मैं विभिन्न जगहों पर अप्लाई करता रहा नौकरी के लिए। देवरिया में एक कॉलेज था, वो भगवान महावीर महाविद्यालय करके, देवरिया में। और वहां पर वांट निकली, मैंने भर दिया। इंटरव्यू हुआ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। मैं अपनी पुस्तक भी लेके गया था, मैं अपनी वो पुस्तक भी लेके गया था, उनको दिया। वो डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह थे उस समय वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जी। प्रभावित हुए, और ईश्वर की अनुकंपा से, मां शारदे की कृपा से मेरा वहां अपॉइंटमेंट हो गया। वाह। और लगभग मैंने 20-22 दिन पढ़ाया होगा वहां। मैं था, कानपुर से 2 लोग और थे, लखनऊ से भी एक आदमी आदमी थे। तो वो कॉलेज था उस समय, अगर आपको याद हो शायद, अगर उत्तर प्रदेश में, आप उत्तराखंड में रहे होंगे, उत्तर प्रदेश ही था। तब एक ही यहाँ था। एक, हाँ, एक ही था। तब एक ही था। हाँ, तो एक पांडे जी हुआ करते थे, उनका नाम, गोरखपुर के। वो बहुगुणा जी के मंत्रिमंडल में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। जी। वो उसके प्रबंधक थे। तो एक दिन आए, उन्होंने सबको बुलाया। उन्होंने कहा आप लोगों का हो गया है, हमारी शुभकामनाएं, सब कुछ उन्होंने किया। और उन्होंने कहा एक बात जान लीजिए कि हमारा कॉलेज नया है और इसको 6 साल एड नहीं मिलेगी। आप लोगों को हम कंसालिडेट 300 रुपया देंगे और 6 साल तक देंगे। दस्खत आपको करना पड़ेगा। उस समय यूजीसी का ग्रेड ग्रेड शायद 700 से 1600 का था। उन्होंने कहा ये रजिस्टर है, इस पर आपको रसीद लगा करके दस्खत करने पड़ेंगे और 300 रुपया मिलेंगे। 700 1600 इसमें जो एस्टिमेट जितना आएगा उस पर दस्खत करना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा। उस दिन कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने अपना वहीं जब रहते थे, एक किराए का कमरा लेकर के सब लोगों ने बात किया। मैंने कहा मैं तो भाई साहब प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं और 300 रुपया मैं वहां कमा रहा हूं, इतनी दूर रह करके मैं नहीं कर सकता। तो और लोगों ने भी कहा भाई इतने में तो नहीं हम यहां कर पाएंगे, इतनी दूर रह करके। और 3 लोगों ने एकाएक 2-3 दिन बाद रिजाइन कर दिया, और उसका जितने दिन पढ़ाया उसका आज तक वेतन भी नहीं मिला, और छोड़ के चले आए, फिर अच्छा। अपनी जगह आ गए। फिर अप्लाई करते रहे। वहां एक नहर विभाग में मध्य प्रदेश में हुआ। तो उन्होंने कहा भाई साहब यहां तो जितने लोग आए उनसे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आप ही हैं, तो अगर आपको हम नियुक्त कर लेंगे तो आप तो चले जाएंगे फिर। तो मैंने सीधा जवाब दिया, हमने कहा भाई साहब बेटरमेंट के लिए तो हर आदमी सोचता है, अगर हमको इससे अच्छा कहीं लाभ मिलेगा हम जरूर जाएंगे। उन्होंने जी। कहा फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो वहां फिर उन्होंने नहीं किया। हम गए तो वहां हमारे एक रिलेशन थे, हमारे फूफा जी थे। उन्होंने कहा बहुत बेवकूफ थे, तुमको ऐसा क्या कहने की जरूरत थी। हमने हम्म। कहा जो कह दिया कह दिया। उसके बाद आए फिर मेरा यहाँ बैंक में इंटरव्यू वगैरह हुआ और मुझे आजमगढ़ जनपद मिल गया। जी। और तब से मैं वहां रहा, और वहां पर मैं बड़े आराम से रहा, ईमानदारी से रहा। मेरे पिताजी ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा बाहर रहना तो 2 चीज पर नियंत्रण रखना, एक नभ्या और दूसरी जिभ्या। नभ्या मतलब नाभि पर, जी। और जीभ मतलब जीभ पर। जीभ का मतलब हर चीज, खाद्य अखाद्य मत खाना, बोलना किसी से कटु मत बोलना, प्रेम से बात करना, किसी का काम न करना हो तब भी उसको दुखी मत करना, इत्यादि सी सब बातें। और उन्होंने कहा बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे तुमको पथभ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस पर ध्यान देना। तो मैं वो गांठ बांधे रहा और मैं बड़े प्रेम से रहा। फिर वहां धीरे धीरे मैं कुछ संस्थाओं के साथ आया, सांस्कृतिक संस्थाओं में। एक वहां संस्कार भारती संस्था है, अब भी है, बड़ी रिच संस्था है, संघ की है, अनुषांगिक संस्था। मैं उसमें जुड़ा। फिर मैंने कम से कम 3 दर्जन नाटकों में भाई साहब अभिनय किया मैंने, अच्छा। नाटकों में। वाह। हाँ, और कई नाटक तो ऐसे थे कि मैं अगर छुट्टी में यहां आ जाता तो फोन आ जाता था कि फलाने दिन आपको वहां। एक वाकया मुझे याद है कि एक नाटक था जिसको मैंने 3 साल पहले किया था, और हमारे एक थे अमीर चंद जी। तो उन्होंने रांची से फोन किया, उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ इस तारीख 6-7 दिन बचे थे, उन्होंने कहा इस तारीख को यहाँ नाटक होना है।
और आपका नाटक, उसका नाम था उजड़ा हुआ महाविद्यालय। बड़ा प्रभावशाली नाटक था। उन्होंने कहा ये आपको करना है। मैंने कहा मैं कानपुर में आ गया हूं, मैं अब आजमगढ़ में नहीं हूं, मेरी टीम भी सब इधर उधर है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप कैसे भी करिए, इसको करना है। तो उसमें हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। 2 लोग थे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, और 2-3 लोग सब टीचर्स थे, मतलब अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग थे। फिर मैं दूसरे दिन छुट्टी खत्म करके आजमगढ़ पहुंचा, सबसे बात किया तो उन्होंने, सब लोगों ने आश्चर्य किया। उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? हमने कहा कुछ भी करिए। तो 2 दिन रिहर्सल मैंने आजमगढ़ में किया उसका, और फिर रिजर्वेशन उन्होंने करा दिया था। गए यहाँ बनारस, बनारस से रात भर ट्रेन में यात्रा की, और रात भर हम लोग रिहर्सल करते गए, और दूसरे दिन वहां था नाटक। खैर ईश्वर की अनुकंपा थी कि बहुत बढ़िया मिला, बहुत बढ़िया हुआ, और कई नाटक जीते हमने। मनकापुर में एक वो नाट्य महोत्सव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें हम लोग लखनऊ में जीत के गए। प्रथम प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह लोग आते थे। फिर मनकापुर गोंडा में एक स्थित है, वहां हम लोग जीते। फिर फाइनल हमारा वहां हुआ जाके नौचंदी के मेले में। वाह। मेरठ में लगता है, कहाँ लगता है? नौचंदी बहुत के मेले में। बहुत प्रसिद्ध मेला है नौचंदी का। हाँ, फिर वहां हुआ, वहां 3-4 दिन के नाटक थे, फिर वहां भी मेरा हुआ, बड़ी प्रसिद्धि मिली। और यही उजड़ा हुआ महाविद्यालय को आप विश्वास नहीं करें, कम से कम पूरे देश के 4-5 स्टेट में कम से कम 20 जगह मैंने एक ही उसमें 1 महीने के राउंड में मैंने किया है वाह। इनका। बहुत सुंदर। और इसी तरह चलता रहा है भाई साहब। और ये है, संस्कार भारती ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। और उसका 10 साल में अध्यक्ष रहा, 2-3 साल में उसका जिला प्रमुख रहा, 2-3 साल विभाग प्रमुख रहा। और आप लोगों की शुभकामनाओं से आज भी उन लोगों से मेरा जुड़ाव है। माननीय योगेंद्र जी जो उसके थे, वो समझ लीजिए कि कानपुर जब आते थे तो मुझको व्यक्तिगत बुलवाते थे कि वो फलाने हैं, उनको बुलाओ, तो आदमी फोन करके मुझको बुलाता था, और मैं उनके दर्शनार्थ जाता हूँ। चातक जी, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं इस लिंक के। आप छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूँ। आपका हाँ। एक तो वही वही है, वही जो राम रचि राखा। आप नाटककार बनने चले थे और बन गए कवि। तो आ, आपसे कुछ बातें ऐसी, जब आपने बचपन में पहली बार होश संभाला, कोई बचपन की सबसे अच्छी बात जो आपको याद हो, शुरू की। अब होश संभाला तो मुझे अब यही याद है कि उस समय हम लोग, चूंकि बाबा का अनुशासन था, उन्हीं के पास बैठते थे, और वही जो कुछ सिखाते थे। अब कई बार तो वो हम लोगों से सीधे नहीं करके, वो जो लोकोक्तियां हैं उनमें बात कर लेते थे। तो जी। वो लोकोक्तियां, अब आज मुझसे अगर एकाएक कोई पूछे कुछ सुना दो तो नहीं आएगा। कोई प्रसंग वैसा आ जाता है तो लोकोक्ति निकल जाती है आज भी हमसे। और वो सबसे सुखद पल ये थे कि जब मैं उनके पास बैठता था और मैं कोई कवित्व सुना देता था उनको याद किया हुआ, तो बड़े प्रसन्न होते थे। और मुझको उस समय एक 6 पैसा चलता था, अगर याद हो आपको, एक 1 पैसे का सिक्का था, उसमें बीच में छेद होता था जी। वो, जी। या एक घोड़े वाला। वो मुझको सिक्का देते थे तो मुझको लगता था जैसे मुझको जन्नत मिल गई है। जन्नत मिल गई। ये अच्छा, दूसरी दूसरी बात आपसे पूछता हूँ। आपका कोई बचपन का ऐसा साथी जिसका जिसने आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला दिया हो, या जिसकी बात आपको हमेशा याद रहती हो। ऐसा तो नहीं मैंने होश संभाला, तो मैं जब 19-20 साल का था, तो मेरे गांव का ही एक लड़का था, आज भी है भगवान की कृपा से, प्रेम शंकर वाजपेयी नाम है। अब तो लखनऊ में रहते हैं, वो भी बैंक चाकरी से रिटायर हो चुके हैं। तो मेरा उनका साथ था, और मेरा उनका ये ऐसा घनिष्ठ साथ था कि हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम लोग कभी जल्दी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, भले वाह। हमको पनिशमेंट मिले। उसने कहा अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो उसको बचाने के लिए, छिपाने के लिए फिर कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, और घर के लोग ऐसे हैं
कि उसमें पकड़ लेंगे आपको, तो फिर उससे अच्छा है कि फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए तो मैंने वो चीज उसके साथ सीखी, और वो मैं आज भी निभा रहा हूं। और मेरा बहुत वो सुंदर। परम मित्र आज भी है, और लखनऊ में रहते हैं। वाह। अच्छा, आपके जीवन में कोई ऐसा शिक्षक जिसकी बात आपको सबसे अधिक प्रिय हो? बिल्कुल सही। देखिए, दो शिक्षक ऐसे थे। मैं जब इंटर में पढ़ता था, मेरे केमिस्ट्री के शिक्षक थे, पंडित टी एस, उनका मैं बता रहा हूं, मिश्रा जी थे वो, उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, अभी याद था। हाँ, वो मुझे पुत्रवत स्नेह देते थे, और यही कारण था कि उस कॉलेज की मैगजीन में, मैं जब एमए में था तो वो इंटर कॉलेज की मैगजीन में मेरा लेख या कोई छप जाता था, वो हमसे व्यक्तिगत रूप से मांगते थे कि दे दो, छापते थे, और मैगजीन मुझको बुला के देते थे। और जब मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो मेरे दो शिक्षक बड़े प्रिय थे। एक तो डॉक्टर महेंद्र कुमार विद्यार्थी, जो पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी जी के परिवार के थे, और एक थे पंडित सिद्धनाथ मिश्र। उन्होंने मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया। जब मैं उनकी कक्षा में बैठता था तो वो मुझको बुला करके अपने बगल वाली सीट पे बिठाते थे, और वो कहते थे कि मेरी क्लास में कोई पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं चाहिए, मैं पढ़ाऊं, आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। तो वो जब पढ़ाते थे तो हम लोग क्रॉस क्वेश्चन कर देते थे उनसे, तो बड़े प्रसन्न होते थे कि इस तरह के जो क्वेश्चन करते हैं निश्चित वो आगे जाएंगे। और मैं जब करता था तो मैं भी बड़ा प्रफुल्लित हो जाता था कि प्रोफेसर का सानिध्य मिल गया है। मैं उनके घर पर भी जाता था, मेरी कई बार कुछ रचनाओं में दुरुस्ती कर देते थे, और वो बड़ा प्रिय था। अब थोड़े दिन बाद खैर उनके एक लड़का था, वो दुलार उलार में बिगड़ गया। उनके दामाद जी कहीं मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनसे मुलाकात होती जब कब, तो उन्होंने मुझ में बहुत बदलाव किया, और उनका जो स्नेह था उसने सबके प्रति मेरे मन में एक आदर का भाव भर दिया कि किसके प्रति कैसा होना चाहिए। ये। बहुत सुंदर। अब अंतिम प्रश्न आपसे। आपके जी जी। जीवन का सबसे बड़ा आदर्श, महापुरुष या जो भी हो, जिसे आप आज भी आदर्श मानते हो? मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा आदर्श अपनी माँ को मानता हूँ। वाह। मेरी माँ कहा करती, बहुत सुंदर। हाँ, मेरी माँ कहा करती थी कि गलत रास्ते मत जाना, झूठ मत बोलना, और किसी को गलत बात मत कहना। और ये कहती थी, गांव में विभिन्न जातियों के लोग हैं, किसी से तुरिया के मत बोलना। तुरिया का मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे जी। अरे फलनवा, अरे ढिकनवा, ऐसे नहीं। जी। उसको बाकायदे भैया, दादा, चाचा, बाबा, जो जिस लायक है उस हिसाब से करना। तो मैं समझता हूं मेरी प्रारंभिक आदर्श तो वही है। वाह। बहुत सुंदर त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी। जब मेरे आपसे बात हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि अरे, परिचय में तो कितना टाइम लगेगा, आ, वो तो जल्दी हो जाएगा, तो इतना लंबा समय क्यों? तो मुझे लगता है कि अभी भी समय हो तो आप बहुत सारी बातें अभी भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन समय बिल्कुल इस चरण का समाप्त होता है। और बहुत ही सुंदर वार्ता आपके साथ रही। मन कर रहा था कि आपको सुनते जाएं, सुनते जाएं। और अब आपसे अगले चरण में मिलते हैं, और उस चरण में आपसे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। और 10 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद शीघ्र ही नए लिंक में मिलते हैं। और आप सभी डॉक्टर आदरणीय श्याम गुप्त जी, आदरणीय पुष्पा जोशी जी हमारे साथ बराबर बनी रही हैं, आपको बड़े ध्यान से सुन रही हैं। और उनसे भी हम अंत में पूछेंगे वो क्या आपके बारे में कहना चाहते हैं। और तब तक के बिल्कुल, हम लिए भी सुनना मैं चाहेंगे। जी, तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सभी को मिलते हैं 10 मिनट के बाद, एक ब्रेक के बाद।